Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हमने इंडियस 20 चालू किया था। इसमें हमने मॉनेटरी बेनिफिट जो है ना, मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया था। एक बार रिकैप ले ले कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर मॉनेटरी बेनिफिट में आता है तो फिर कैसे करना है। ठीक है। असेट्स के केसेस में मॉनेटरी बेनिफिट है, उसके सबसे पहला डेप्रिशिएबल होगा एंड अदर वन विल बी नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल के केस में क्या होगा, हम दो मेथड फॉलो करते हैं नॉर्मली, असेट रिडक्शन मेथड एंड अमोर्टाइजेशन मेथड। बरोबर। असेट रिडक्शन मेथड में क्या करेंगे बताओ। असेट रिडक्शन मेथड में हम जो भी मशीनरी है, मशीनरी की कॉस्ट में से हम डायरेक्टली गवर्नमेंट ग्रांट लेस कर देंगे। अदर वन जो है वो अमोर्टाइजेशन मेथड है। अब अमोर्टाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेट में से रिड्यूस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अब ये जो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट है ना, ये बेस्ड ऑन द असेट का डिप्रिसिएशन मेथड, वो हम डेफर कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था नॉन डेप्रिशिएबल असेट का। नॉन डेप्रिशिएबल असेट का एग्जांपल था लैंड। ठीक है। अब जब भी मुझे नॉन डेप्रिशिएबल असेट के रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, मॉनेटरी इन कैश, हाँ, मॉनेटरी है और इन कैश में मिल रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज विद कंडीशंस या विदाउट कंडीशंस। ठीक है। विद कंडीशंस है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा विद कंडीशंस क्या कंडीशंस है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, समझो फॉर एग्जांपल लैंड मिला है मुझे और लैंड के ऊपर मुझे डेवलपमेंट करना है, फैक्ट्री, फैक्ट्री डेवलप करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो फिर इस केस में ये फैक्ट्री डेवलपमेंट करना है ना, अप टू डेवलपमेंट, जब तक डेवलप नहीं होता तब तक क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट को एक अकाउंट में, वही डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको क्या करेंगे, डेफर कर देंगे। विदाउट एनी कंडीशन है, अगर विदाउट एनी कंडीशन है तो फिर डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने देखा था, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा था, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट देखा था, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। जैसे कि असेट रिडक्शन मेथड में या फिर हमारा असेट रिडक्शन मेथड में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट नहीं आएगा असेट रिडक्शन मेथड में, तो फिर हम सिंपली हम असेट दिखा देते डायरेक्टली। यस, यहाँ पे देखो ऐसा डायरेक्टली हम मशीन दिखाएंगे, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी है वो लेस कर देंगे और डायरेक्टली मशीनरी आएगा, और जो भी एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, उसको पीएनएल में दिखाएंगे। दिस इज असेट रिडक्शन मेथड में हम प्रेजेंटेशन करेंगे। सेकेंड मेथड अमोर्टाइजेशन मेथड में हम डेफरमेंट का देखा था। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के केस में क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट के ग्रांट के केस में हम तो असेट को कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई भी चीज नहीं आएगा, उसके ओरिजिनल कॉस्ट में हम प्रेजेंट करेंगे और उसमें से डिप्रिशिएशन लेस करेंगे, तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। नेक्स्ट आएगा मेरा डेफर्ड ग्रांट। अब डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट मुझे लाइबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा, राइट, इट इज एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट समथिंग, उसके लिए उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं। अब जब लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा करंट ईयर का जो डेफरमेंट है वो पीएनएल में आ जाएगा, जो अमोर्टाइजेशन है ना करंट ईयर का, वो पीएनएल में आ जाएगा अदर इनकम के अंडर, राइट, अदर इनकम के अंडर पीएनएल में आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। ये पीएनएल वाला पार्ट प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बचता है कि डेफर्ड ग्रांट को कैसे प्रेजेंट करें, राइट। अब डेफर्ड ग्रांट को कैसे प्रेजेंट करें, करंट ईयर का वो अमोर्टाइज हो गया, अब बचा हुआ जो पार्ट है उसमें मुझे देखना पड़ेगा, उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में हो गया, उसमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट विद इन 1 ईयर में कोई डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज हो रहा है क्या, विल यस, तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, करंट लाइबिलिटी में उसको प्रेजेंट करेंगे। अगर इन केस समझो अमोर्टाइजेशन मोर देन 1 ईयर भी होगा, राइट, यहाँ पे एग्जांपल था 15,000 का क्या था मेरा गवर्नमेंट ग्रांट, 3,000 मेरा करंट ईयर में अमोर्टाइज हो गया, देन 3,000 एक साल में होने वाला है, विद इन ईयर होने वाला है, तो फिर इसको हम कहाँ पे करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। देन बचा हुआ 9,000 विल बी अमोर्टाइज आफ्टर 1 ईयर, तो फिर इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, ये देखा था। देन उसके बाद नॉन डेप्रिशिएबल वाला केस तो देख लिया हमने, विद कंडीशंस विदाउट कंडीशंस। विद कंडीशंस है तो फिर उस केस में हम डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट में डालेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को, और क्या करेंगे, उसको डेफर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन या जो भी कंडीशन है, और विदाउट कंडीशन पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। देन कम्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस का स्टार्ट किया था ना, अब इनकम एंड एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट जो एक्सपेंसेस कर रही है, इनकम कर रहे हैं, वो विद कंडीशन है विदाउट कंडीशन है। ठीक है। अगर विदाउट कंडीशन है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे पीएनएल में, राइट। ये तो समझा था हमने। देन अगर इन केस कंडीशंस के साथ है, इन केस कंडीशंस के साथ है तो फिर उस केस में मुझे चेक करना पड़ेगा
पहले तो अगर कंडीशंस के साथ है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, अब मुझे देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ओवर द ईयर है, ओवर द ईयर है और एक्सपेंसेस का रेशियो पता है, तो फिर उस एक्सपेंसेस के रेशियो में मैं क्या करूंगा, उस डेफरमेंट, वो जो डेफर्ड ग्राउंड गवर्नमेंट ग्रांट है ना, उसको मैं क्या करूंगा, अमोर्टाइज करूंगा बेस्ड ऑन द एक्सपेंस रेशियो। ठीक है। अदरवाइज समझो एक्सपेंसेस करंट ईयर में ही इनकर हो रहा है और करंट ईयर में ही खत्म हो रहा है, तो फिर उस केस में जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है करंट ईयर में ही रिकग्नाइज करेंगे। हमने कल यहाँ तक देखा था और इसका एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लिया था क्या। अच्छा, एक और चीज बचा है, एक और चीज क्या बचा है, एक और चीज प्रेजेंटेशन। जो भी एक्सपेंसेस है ना, अब एक्सपेंसेस हमने इंकर किया, एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। ठीक है। जब एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, तो फिर बताओ यहाँ पे दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, दो तरीके से। वन इज नेट बेसिस और अदर वन इज ग्रॉस बेसिस। नेट बेसिस क्या है सर, नेट बेसिस यानी क्या, एक्सपेंसेस में एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस में से लेस कर दूंगा गवर्नमेंट ग्रांट और नेट एक्सपेंसेस में बता दूंगा। राइट। एंड ग्रॉस बेसिस में जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको अदर इनकम में अलग से दिखाऊंगा और एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस अलग दिखाऊंगा। ये दो मेथड गवर्नमेंट अलाउ करता है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट पे प्रेजेंटेशन अलाउड है। इंडिया 20 ये दोनों मेथड अलाउ करता है। तो फिर हमें चूज करना है कौन सा मेथड दिखाना है। सिंपल, यहां तक किया हमने। और एक चीज कि अगर इनकेस समझो रिफंड हो जाएगा, इनकेस रिफंड हो जाएगा, अगर पीएनएल में ट्रांसफर्ड है तो एंट्री को रिवर्स कर दो, पीएनएल टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर विद कंडीशन है तो फिर उस केस में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे जितना भी अनअमोर्टाइज अमाउंट है उसको रिवर्स कर दूंगा, बैंक से पेमेंट जाएगा, जो भी बचा हुआ अमोर्टाइज पार्ट है वो पीएनएल से एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक समझा, याद आ गया सब कुछ। चलो, ये इसलिए रिवाइज किया क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 रीड कर लो। दिस इज बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 रीड कर लो। डन सर। डन। बताओ क्वेश्चन में क्या हो रहा है और क्या लगता है तुम्हें। नहीं नहीं यार, ये वाला जो है ना, फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट। हाँ बरोबर, राइट। चलो क्वेश्चन देखे। ए लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है। टू डिफ्रे एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ए लिमिटेड को कितना मिला है, 10 लाख का मुझे क्या मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। ठीक है। फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, expected environmental cost जो है ना to be incurred 3 lakh per annum for the next 5 years. How should A Limited present such grant related to income in its financial statements? तो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली ये समझना है मुझे कि 3 लाख का जो एक्सपेंसेस है, कितना, 5 साल के लिए इनकर होगा। राइट। एंड गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया मुझे कितना, 10 lakhs का। किसके लिए, प्रोटेक्ट करने, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये भी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये विद कंडीशन है, क्या विद कंडीशंस, कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है। दिस इज विद कंडीशन, विदाउट कंडीशन नहीं है। अगर विद कंडीशन है तो हम क्या करते हैं इसको, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे। राइट। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर करने के बाद बताओ, जो 3 लाख है वो कितने साल के लिए इनकर करना है, 5 years के लिए इनकर करना है। तो फिर यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये भी 5 years के लिए हम क्या करेंगे, डेफर कर देंगे। राइट। अब 5 years के लिए मैं अगर अमोर्टाइज कर लिया, डिफर कर दिया, तो फिर 5 years के लिए कितना आएगा, पर ईयर कितना आएगा बताओ, पर ईयर गवर्नमेंट ग्रांट कितना आएगा बताओ, 2 lakhs। 2 lakhs। अब बताओ मुझे कि यहाँ पे जो 2 lakhs गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, जो 2 lakhs गवर्नमेंट ग्रांट है और 3 lakhs मेरा इनका एक्सपेंसेस है, तो इसको प्रेजेंट करना दो मॉडल, दो मेथड्स है। वो कौन सा मेथड है बता दो, अभी जस्ट रिवाइज कर दिया मैंने। कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली इन पीएनएल ग्रॉस करके
हम्म। ग्रॉस वे में, या फिर नेट करके एक्सपेंस अच्छा। फ्रॉम एक्सपेंसेस वी कैन नेट। ओके, तो यहाँ पे मेथड में, मेथड नंबर वन, क्या बोल रहे हो, नेट करके बता सकते हैं, राइट। अब नेट कैसा करेंगे? हाँ, 3 लाख जो है मेरा 3 lakhs per एक्सपेंसेस है, 2 लाख मेरा क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट है, तो ₹1 लाख मेरा क्या दिखेगा यहाँ पे, annum नेट एक्सपेंसेस दिखेगा। PM। ये मेथड वन अलाउड है, यस। सेकेंड मेथड क्या है? ग्रॉस बेसिस में। ग्रॉस बेसिस में यानी क्या सर? अदर इनकम में हम क्या करेंगे, हमारा गवर्नमेंट ग्रांट को प्रेजेंट करेंगे 2 लाख का, और एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे, ₹3 लाख प्रेजेंट कर देंगे। और ये दोनों भी मेथड गवर्नमेंट, सॉरी, इंड AS 20 अलाउ करता है, गवर्नमेंट ने इंड AS 20 अलाउ करता है। ठीक है, आंसर रीड करें। Ind AS 20, accounting for government grants, disclosure of government assistance grants related to income are presented as a part of profit and loss account, either separately, देखो, either separately or under a general heading such as other income. Alternatively, they are deducted in the reporting the related expenses. ठीक है, पहले तो या तो सेपरेट बता सकते हैं अदर इनकम के अंडर, या फिर अल्टरनेटिवली हम रिलेटेड एक्सपेंसेस पे डिडक्ट करके बता सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द अबव, presentation of the grant related to income under both the methods would be as follows। ठीक है, पहला मेथड नंबर वन है क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें the entity can recognize the grant as income on the straight line basis of 2 lakh per year in the statement of profit and loss account, either separately or under the other income। ये अदर इनकम के हेड में बता सकते हैं, P&L में। ठीक है, then comes this method considered on the contention that it would be inappropriate to present the income and expenses of the items on the net basis, and that the separation of grant from the expenses would facilitate the comparison with other expenses does not affected by the grant। बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इतना ही बोल रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है मुझे, वो मेरा इनकम है, और मेरा यहाँ पे जो एक्सपेंसेस मैं इनकर कर रहा हूँ, अगर नेट करके मैं बता दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये नेट फिगर मिलेगा मुझे, और ये नेट फिगर से मुझे कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। कंपैरिजन जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा, विद दी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है, या फिर कोई दूसरे कंपनी से कंपेयर करना है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए हम अलग अलग से बताएंगे, यानी क्या, अदर इनकम में हम एक अपना जो गवर्नमेंट ग्रांट दिखा देंगे, और एक्सपेंसेस में हम हमारा एक्सपेंसेस दिखा देंगे, तो फिर ईयर ऑन ईयर जो है ना रेशियो एनालिसिस के लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है ना, रिपोर्टिंग एक्सपेंसेस में से मुझे क्या करना, डिडक्ट करना। सिंस सच ग्रांट रिलेट्स टू द एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस incurred to be incurred by the entity, it can present the grant by reducing the grant amount every year from the related expenses, that is environmental expenses of ₹1 lakh। यानी 1 लाख हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस मेथड इज कंसिडर्ड बेस्ड ऑन कंटेंशन। कंटेंशन क्या है इसका, that the expenses might well not have been incurred by the entity if the grant had not been available, and presentation of these expenses without the offsetting of grant might therefore be misleading। यानी क्या, अब सेकंड जो मेथड है उसका क्या कंटेंशन है, कंटेंशन यानी उसका लॉजिक क्या है कि नेट करके बताना। उनका लॉजिक ये है कि हम पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं, एनवायरमेंट का, एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, वही है ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए ही तो ग्रांट मिल रहा है मुझे, बरोबर, करने के लिए तो ग्रांट मिल रहा है। जो भी इनकम है, इनकम में से, सॉरी, जो भी एक्सपेंसेस है, उसमें से मैं क्या करूंगा, मेरा जो इनकम है, जो गवर्नमेंट ग्रांट है, उसको लेस कर दूंगा, और नेट एक्सपेंसेस मैं क्या कितना इनकर कर रहा हूँ, 1 लाख तो इनकर कर रहा हूँ ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में सिर्फ 1 लाख इनकर कर रहा हूँ मैं, राइट, 1 लाख इनकर कर रहा हूँ, दिखने में लिए 3 लाख के लिए इनकर कर रहा हूँ, बट 2 लाख तो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, तो फिर नेट में 1 लाख इनकर कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे अगर अलग अलग बताए तो फिर मिसलीडिंग हो जाए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मिसलीडिंग। यानी क्या, मेरा इनकम इन्फ्लेटेड दिखेगा, मेरा इनकम एक्चुअल में, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट माय एक्चुअल इनकम फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी इनकम आएगा, दैट इज डिफरेंट, गवर्नमेंट ग्रांट इज डिफरेंट। अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट को अदर इनकम में दिखाता हूँ, तो फिर वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट करके सेकंड मेथड का है, इंटेंशन है, और उसके लिए हम नेट करके बता रहे हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड रिगार्ड्स बोथ द मेथड्स एज एक्सेप्टेबल, यानी क्या, दोनों मेथड जो है ना वो एक्सेप्टेबल है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। हाउएवर, मेथड टू मे बी मोर अप्रोप्रिएट, सेकंड मेथड यानी क्या, नेट करके बताना जो है ना वो मोर अप्रोप्रिएट है, व्हेन द कंपनी कैन रिलेट द ग्रांट टू अ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। The standard also provide that disclosure of the grant may be necessary for the proper understanding of the financial statements. Disclosure of the effect of the grant on any items of income expenses which require to be separate disclosed as usual। यानी क्या, सिर्फ यहाँ पे एक डिस्क्लोजर देने बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, ये क्वेश्चन का क्रक्स क्या है।
ये क्वेश्चन का क्रक्स है कि हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ग्रांट, इसको कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन करेंगे या तो नेट मेथड बेसिस में या तो ग्रॉस बेसिस में। राइट, नेट पे क्या करेंगे, हम नेट ऑफ करेंगे राइट एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट ग्रांट को, और दूसरा हम ग्रॉस बेसिस में यानी अलग अलग दिखा देंगे। बस इतना ही ये क्वेश्चन क्लियर है। और ये क्वेश्चन जो है ना, आरटीपी मई 23 में आया था। क्लियर है, कोई डाउट है क्वेश्चन में बताओ। क्लियर है। चलो, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर लो और आंसर भी बता दो साथ साथ में। डन सर। डन। चलो, क्या था ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। The government gives a grant of 10 lakhs for the research and development of H1N1 vaccine to A pharmaceutical companies. There is no condition attached to the grant. यानी क्या, यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर करने हैं किसके ऊपर, जो वैक्सीन है ना उसके ऊपर करने हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है 10 lakhs का, और इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर कोई भी कंडीशन है नहीं, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट को, अगर कोई भी केस हो कंडीशन अटैच नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट को, तो फिर क्या करते हैं बताओ। पीएनएल में सर। Recognize immediately in PNL. Very good. Recognize immediately. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2। डन सर। डन। व्हाट डू यू फील, क्या करना चाहिए क्वेश्चन में। पीएनएल में ट्रांसफर। क्या क्वेश्चन क्या पीएनएल बोल में रहे हैं पहले ट्रांसफर। बात। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट of rupees 10 lakhs for research and development of H1N1 vaccine to A pharmaceutical limited, even though similar vaccines are available in the market but are expensive. ठीक है, the entity has to ensure by developing a manufacturing process over the period of 2 years that the cost come down at least by 240%. Examine how the government grant should be realized. यहाँ पे सिंपली मुझे समझ रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने साल चलने वाला है यहाँ पे बताओ, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। राइट, अब 2 years तक मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलने वाला है, तो गवर्नमेंट ग्रांट तुरंत पीएनएल में रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या। मैंने तो बताया था कि अगर कोई भी असेट है या कोई भी एक्सपेंसेस है और करंट ईयर में हो रहा है, सिर्फ करंट ईयर में, यहाँ पे नो कंडीशन अटैच था, उसके लिए पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे बोलते हैं विद इन ईयर, तो हम तुरंत पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे अगर विद इन ईयर बोलते हैं तो फिर मैं तुरंत पीएनएल में रिकग्नाइज कर सकता था। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 2 years तक चलने वाला है, 2 साल तक चलने वाला है, तो कॉस्ट भी 2 साल का इनकर होगा। राइट, कॉस्ट भी 2 साल का इनकर होगा, तो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ओवर 2 years मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ओवर 2 years अमोर्टाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
देखो, द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज डेफर्ड इनकम एंड चार्ज टू द पीएनएल ओवर द 2 years। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हम्म, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड कर लो। डन सर। डन। क्या करेंगे इसमें, बताओ? क्वेश्चन में क्या करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? वापस 3 इयर्स में डिफर कर देंगे। 3 years में डिफर करेंगे, वेरी गुड। देखो, सिंपल है। विलेज ऑफ आर्टिशन इन अ डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ए लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था ये, एंड वॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू दी आर्टिशियंस। द गवर्नमेंट गेव अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख। किसको? ए लिमिटेड को। सो दैट 100 आर्टिशियंस आर रिहेबिलिटेटेड ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। यानी यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन है, ये है कि ये रिहैबिटेड ओवर 3 years, यानी 100 आर्टिशियन को 3 साल में ये करना है, रिहैबिटेशन करना है। ठीक है, 3 साल में करना है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला मुझे 10 lakhs का, 10 lakhs का जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, इसको क्या करेंगे हम? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर देंगे, या डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? और उसको 3 साल तक, फॉर 3 years हम क्या करेंगे? डेफर करेंगे। सिंपल। देखो, ए लिमिटेड विल recognize 10 lakhs as government grant and set up as a deferred income, and will recognize it in the profit and loss account over the period of 3 years as per the principles enunciated in India's 20. Once a government grant is recognized, any related contingent liability, contingent asset is treated in accordance with India's 37 provisions of contingent liabilities and asset। इसका क्यों रेफरेंस दिया? सिंपल है, यहाँ पे ये प्रोविजन लेके चल रहा है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट है 10 lakhs का, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है या फिर जो भी ग्रांट है, वो प्रोविजन बना के रख रहे हैं कि 100 इसके लिए 10 लाख लगेगा, राइट? ठीक है। अगर इनकेस कुछ कुछ प्रोविजंस में चेंज आ गया, वैसा कुछ आया, तो फिर इन उस इंडियस 37 के हिसाब से वो डील करेंगे। सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। The manner in which the grant is received is not affected in the accounting method to be adopted in this regard. Thus, the government grant is accounted for in the same manner whether it is received in cash or as a reduction of liability to government or in the form of non-monetary asset। यानी क्या? सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं चेंज होगा। ये काइंड में मिलने दो या फिर यहाँ पे नॉन मॉनेटरी असेट में मिलने दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम का सेम रहेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम में रिकग्नाइज करेंगे हम, और उसको ओवर 3 years हम उसको डेफर कर देंगे, यानी अमोर्टाइज करेंगे 3 साल तक। ठीक है, सिंपल है, ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस है सब कुछ। यस सर डन। डन। क्या करेंगे इसमें, बोलो? इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। तो वापस से डिफर्ड इनकम में क्रिएट कर देंगे फिर हर साल ओके। आज करेंगे फिर
क्या है, किसके रिलेटेड, सोलर प्लांट, राइट। एक मिनट, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ना। ए लिमिटेड established a solar panel to supply solar electricity to manufacturing plants. The cost of solar panel is 1 crore with a useful life of 10 years. ठीक है, कॉस्ट कितना है, 1 crore है और 10 साल के यूज करेंगे. The depreciation is provided on the straight line method basis. ठीक है. The government gives 50 lakhs as a subsidy. Examine how the government grant should be realized. अब यहाँ पे किसके लिए मिल रहा है मुझे, गवर्नमेंट ग्रांट, सोलर पैनल विच इज एन एसेट, राइट. अब असेट में जब भी हम करते हैं तो फिर दो मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे, असेट रिडक्शन मेथड और दूसरा अमोर्टाइजेशन मेथड, बरोबर ना. अब जब 1 करोड़ का यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है, इसमें से 50 लैक्स, 50 लैक्स हम लेस कर देंगे तो फिर टोटल नेट कॉस्ट मेरा कितना आएगा, 50 लैक्स. ये पहले मेथड से. सेकेंड मेथड क्या है, 1 करोड़ अलग से रिकग्नाइज करेंगे, और सेकेंड इसका डेफर्ड इनकम में हम क्या करेंगे, 50 करोड़ रिकग्नाइज करेंगे, सॉरी 50 लैक्स रिकग्नाइज करेंगे और उसको डेफर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. ठीक है, डेफर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी क्या, 50 लैक्स को ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डेफर करूंगा तो मुझे आएगा 5 लैक्स. ठीक है, तो आंसर में क्या दिया है, ए लिमिटेड विल सेट अप 50 लैक्स एज deferred income and will credit 5 lakh equally to its statement of profit and loss account over the next 5 years, सॉरी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी आएगा, सेकेंड क्या रहेगा, अल्टरनेटिवली ए लिमिटेड कैन reduce the amount of grant directly from the cost of asset. Therefore, नेट कॉस्ट कितना रहेगा, ₹1 करोड़ में से 50 लैक्स चला गया तो फिर मेरा कितना रहेगा, 50 लैक्स का यहाँ पे मेरा असेट का कॉस्ट बचेगा. ठीक है, एंड इसके ऊपर हम रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे. इज दैट क्लियर, बताओ. Yes, sir. हम्म. चलो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड कर लो. ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यानी यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा है हमें. क्या रीड करना है, एक लाइन का मैं ही बता देता हूँ. कंटिन्यूइंग विद द अबव फैक्ट्स गिवन इन द इलस्ट्रेशन अबव, स्टेट हाउ द सेम विल बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. यानी क्या, कैश फ्लो में हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो सिंपल सी चीज है. जो सोलर प्लांट है वो परचेस कर रहे हैं हम. जब सोलर प्लांट परचेस करते हैं एज पर कैश फ्लो, एज पर कैश फ्लो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बरोबर. हम क्या कर रहे हैं, जब भी मशीनरी परचेस करते हैं तो फिर एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग यानी क्या, डे टू डे एक्टिविटीज वाला जो पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग में हम दिखा देते हैं. इन्वेस्टिंग में अगर कोई न्यू लैंड परचेस किया, प्रॉपर्टी परचेस किया या फिर मशीनरी परचेस किया, उसको इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं. फाइनेंसिंग में अगर कोई मुझे पैसा रेज करके दे रहा है, फंड रेजिंग एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बरोबर. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सोलर प्लांट्स में सोलर पैनल जो है ना वो परचेस कर रहा हूँ. जब सोलर पैनल परचेस कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट माई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर डिस्क्लोज करूंगा. सेकेंड थिंग, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है मुझे, दिस जो जो फंड रेजिंग एक्टिविटी, फंड रेजिंग यानी गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है, इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहा है, तो फिर जो भी फंड्स आएंगे मुझे गवर्नमेंट ग्रांट से उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर बताएंगे. तो देखो, A Limited will show 1 crore being acquisition of solar plant outflow in investing activity. Investing activity में disclose करूंगा, and the receipt of 50 lakhs from government will be shown as inflow under financing activity. ठीक है, ये ग्रॉस बेसिस में होगा. दिस विल बी डन ऑन ग्रॉस बेसिस. ठीक है, इज दैट क्लियर, बोलो. Yes, sir.
चलो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये। दिस इज ट्रांजिशन फ्रॉम एएस टू इन एस। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। डन जी। डन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड इज फर्स्ट टाइम अडॉप्टर। क्या है, गवर्नमेंट कंपनियां याद रखना। एंड फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंडिया एज पर द प्रीवियस गैप यानी क्या, वो फर्स्ट टाइम अडॉप्टर यानी प्रीवियस गैप उसका एओस होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने जो इंटर में पढ़ के आया है। द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो मिलता है, विच होल्ड्स 100% ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड, which is in nature of promoters contribution, have been recognized in capital reserve and treated as part of shareholders fund in accordance with the provision of AS 12, accounting for government grants, accounting for government grants। तो अब हमें पूछ रहे हैं कि इंड एस 20 के हिसाब से क्या अकाउंटिंग होगा इसके ऊपर। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट देखा था, क्या कंसेप्ट देखा था, एक्सक्लूजन वाला पार्ट। हम्म, कहा गया हाँ। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि नोट 1 में, यानी क्या, नोट 1 यानी नॉट अप्लीकेबल, इंड एस 20 गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, ये किसकी, उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द एंटिटी, दैट इज ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, यानी क्या, एंटिटी के ओनरशिप में गवर्नमेंट का मैक्सिमम होल्डिंग है, राइट। एंटिटी के शेयर होल्डिंग में क्या है, मैक्सिमम किसका है, गवर्नमेंट का। यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, विच होल्ड्स 100% शेयर होल्डर इन ए कंपनी, कौन होल्ड होल्ड करता है, गवर्नमेंट, राइट। तो फिर यहाँ पे इंडियस 20, यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देता है फॉर द शेयर होल्डर्स होल्डिंग, राइट। और इंडियस 20 अप्लीकेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई भी आइडेंटिटी के अंडर होल्डिंग रख रहा है मोर 100% क्या, तो फिर इंड एस 20 इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस। यहाँ पे AS 12 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स में हम क्या दिखा दिए, नेचर्स ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के अंडर दिखा दिया, लेकिन इंड एस 20 कोई भी कुछ गाइडेंस नहीं देता है इसके ऊपर। तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस केस में हम डायरेक्टली इक्विटी में डिस्क्लोज कर देंगे, किसको, डायरेक्टली इक्विटी में डिस्क्लोज कर देंगे हम, जो भी प्रमोशन ये आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना, कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली हम इक्विटी में दिखा देंगे। देखो क्या बोल रहा है, इंडियस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स स्टेट्स दैट स्टैंडर्ड डज नॉट डील, ये पूरा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डील नहीं करता, ठीक है। सिंस एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, राइट, it implies that government has 100% shareholdings in the entity. Accordingly, in DAS 20, the entity needs to determine whether the payment is provided as a shareholder's contribution or as a government. Equity contributions will be recorded in equity and will be shown इन दी स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या, अगर इन केस इक्विटी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो फिर इक्विटी में दिखाएंगे, अदरवाइज देन इक्विटी है यानी ग्रांट्स है, तो ग्रांट्स है तो उसको किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। Where it is concluded that the contribution are in the nature of government grant, the entity shall apply the principle of Ind AS 20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन केस समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि ये जो है ना गवर्नमेंट ग्रांट्स है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो फिर उस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करेंगे एज पर 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। Ind AS 20 requires all the grants to be recognized as an income on a systematic basis over the periods in which entity recognized as an expenses the related cost for which the grant are intended to compensate. Unlike 12, Ind AS 20 requires the grant to be classified as either a capital or income grant and does not permit recognition of government grants in the nature of promoters' contribution directly to the shareholders. Simply यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले 100% होल्डिंग है, अगर 100% होल्डिंग है तो यहाँ पे इंड एस 20 अप्लीकेबल ही नहीं है, इंड एस 20 अप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर 100% होल्डिंग नहीं है तो फिर यहाँ पे जो भी अमाउंट मिल रहा है, जो भी अमाउंट मिल रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे देखना पड़ेगा, वेदर इट इज इक्विटी कंट्रीब्यूशन यानी शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन है, या फिर दैट इज ग्रांट्स, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन है तो उसको कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे हम, इक्विटी में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर ग्रांट है तो पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे,
और यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है कि ये फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है ना, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है, तो ये फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे याद है क्या, जो इंडेस 8 में हमने देखा था कि अगर कोई भी चेंज आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करते हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिवली रिकग्नाइज करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, 101 के हिसाब से ऑफ इंडियस requires that all the grants should be recognized as income on the systematic basis over the period in which the entity recognizes as an expenses the related cost or which the grant is intended to। यहाँ पे 101 के हिसाब से, A8 के हिसाब से नहीं, 101 के हिसाब से हमें रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पूरा ईयर। अभी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट यानी मैंने समझाया तो था कि प्रीवियस ईयर, उसके पहले सालों जब से गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है तब से मुझे क्या एडजस्टमेंट करते आना पड़ेगा, इस केस में थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर, बताओ या डाउट है? नो सर, क्लियर है। प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो। हम्म। ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, विच इज इंपॉर्टेंट। न्यू सेशन क्रिएट करके उसमें करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन रीड कर लो। डन सर। डन। चलो, एंटिटी ए, Entity A is awarded a government grant of rupees 60,000 receivable over 3 years। यानी क्या, 3 साल में मुझे 60,000 मिलेगा, 3 साल को मिला के। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 40,000, राइट। सेकेंड ईयर में 10,000 एंड थर्ड ईयर में भी 10,000 मिलेगा। कॉन्टिजेंट ऑन क्रिएटिंग ऑफ 10 न्यू जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 years। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 न्यू जॉब क्रिएट करने से मुझे मिलेगा 3 सालों में। Employees are recruited at a cost of 30,000, 30,000 का cost है, and wage bill for the first year is 1 lakh in each of the subsequent year। ठीक है, calculate the grant income and deferred income to be accounted for in the books first, second and third। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 ना। हम्म, राइजिंग बाय 10,000 each subsequent year, ये ऐड करना है। राइजिंग बाय 10,000 each subsequent year of wage bill। ठीक है, बस यहाँ पे एक एडिशन करना था, बस ये वाला पार्ट, 10,000 इंक्रीज आने वाला एवरी ईयर। सिंपल है सर, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इतना तो समझ गया कि मुझे 60,000 का मिल जाएगा क्या ग्रांट, कब, अगर मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में 40, सेकेंड ईयर में 10 एंड थर्ड ईयर में 10, 3 सालों में ऐसा बाइफरकेशन है मेरा गवर्नमेंट ग्रांट का। ठीक है, देन यहाँ पे एक्सपेंसेस जो इनकर करूंगा इसके रिलेटेड,
फर्स्ट ईयर में मैं एक्सपेंसेस इनकर करूंगा 1 लाख प्लस एडिशनल 30,000 टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं ना, तो फिर 30,000 एडिशनल इनकर करूंगा फर्स्ट ईयर में, राइट। सेकेंड ईयर में एवरी ईयर जो है ना 10,000 इंक्रीज आने वाला है, तो फिर यहाँ पे 1,10,000 सेकेंड ईयर होगा, एंड थर्ड ईयर मेरे पास 1,20,000 होगा। ठीक है, क्या यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंस रेशियो बन जाएगा क्या? यस सर। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, और उस एक्सपेंस रेशियो में इस पर्टिकुलर जो ग्रांट है उसको क्या कर सकता हूँ, डेफर कर सकता हूँ। यहाँ तक समझा? बेसिक आइडिया समझा क्वेश्चन का? सोल्यूशन, ठीक है। 10,000 एवरी ईयर, तो यहाँ पे रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कैसा होगा बताओ? ईयर में देख मैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। क्या एक्सपेंसेस पता है क्या मुझे? यस सर, एक्सपेंसेस पता है। एक्सपेंसेस बताओ कितना कितना है? एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में 30,000 इनकर होगा, प्लस 1 लाख वेज बिल, 30,000 रिक्रूटमेंट कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट है फर्स्ट ईयर में। तो फिर यहाँ पे अगर बोलूँ मैं, तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 30,000, तो कितना होगा? 1,30,000 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना होगा बताओ? सेकेंड ईयर में 1,10,000 होगा, एंड थर्ड ईयर में 1,20,000 होगा। ठीक है, कैसा आया सर? फर्स्ट ईयर में दिस 30,000 इज वन टाइम कॉस्ट, राइट, और ये 1,000 फर्स्ट ईयर में ही इंकर होगा। सेकेंड ईयर में 1 लाख है, 1 लाख प्लस 10,000 का इंक्रीमेंट, तो फिर 1,10,000, और थर्ड ईयर में 1,10,000 प्लस 10,000 का इंक्रीमेंट, तो फिर 20,000। ठीक है, क्या मुझे गवर्नमेंट ग्रांट पता है क्या? बताओ। यहाँ पे वन गवर्नमेंट क्या हो गया? 1,10,000 प्लस 10% करेंगे, ये वन हम्म, लाख 10,000 यहाँ प्लस पे 1 लाख का 10,000, 10%। नहीं नहीं, परसेंटेज नहीं दिया है ना, 10,000 बोल रहे हैं एवरी ईयर। क्वेश्चन ओके स्पेसिफाई 10% कर देते ना, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट 10% कर देता मैं, ठीक है। तो 11,000 आ जाता, राइट। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 10,000 इंक्रीमेंट है। मॉड्यूल में देख लेते ना फिर भी, देखो। द एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000, एंड द वेज बिल फॉर द फर्स्ट ईयर 10,000 है, राइजिंग बाई 10,000 ईच ईयर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, 10,000 से इंक्रीमेंट आएगा मेरा, 10% से नहीं। मेरा टोटल गवर्नमेंट ग्रांट पता है क्या मुझे? टोटल गवर्नमेंट ग्रांट है 60,000। अब ये 60,000 मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंस रेशियो में मुझे बाइफरकेट करना है। सबसे पहले डेफर, इसका वर्किंग नोट बना लेंगे हम, वर्किंग नोट इन द सेंस जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, बताओ? ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों ग्रांट रिसीवेबल डाल रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि मुझे 3 साल में मिलने वाला है, 3 साल में मिला है, और फर्स्ट ईयर में मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, उसके लिए ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितना? 60,000 एंड 60,000। और इस गवर्नमेंट ग्रांट को मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू, क्या करूंगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। दिस विल बी 60,000 एंड 60,000। ठीक है, अब डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में गया 60,000, और ये 60,000 को मुझे क्या करना है? बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट कर सकते हो क्या बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर भी बताओ कितना है, कितना हो रहा है? 3,60,000 हो रहा है ना? कंप्यूट करके बताओ मुझे, गवर्नमेंट ग्रांट मैं तीनों साल में कितना डिफर करूंगा, कितना कितना?
बोलो। 20 60,000 को इंटू, यहाँ पे रेशियो बन सकता है क्या एक्सपेंस का, बताओ। 13:11:20, 12 बन सकता है ना। एक्सपेंस रेशियो तो बन सकता है, 13:12:n, सॉरी 11:12, तो डायरेक्टली उसमें बाइफरकेट कर दो ना। 60,000 इंटू 11/36, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपन। 3,60,000, कितना कितना आ रहा अमाउंट बताओ। 12/36, 21,667 21,667। उसके बाद 18,333 ओके, 20,000 20,000, 20,000 आएगा क्या। हाँ बरोबर। राइट। चलो, अब यहाँ पे मुझे बताओ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस में कितना कितना बचेगा। फर्स्ट ईयर में मुझे कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में मुझे 40,000 का गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है। देखो क्वेश्चन में बता रहा है 40,000 इन ईयर वन, राइट। तो 40,000 में से मैंने ऑलरेडी 21,667 अमोर्टाइज कर दिया, राइट। 40,000 मुझे मिलने वाला है। 40,000 मैं डेफर्ड ग्रांट अच्छा अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, माइनस कर दूंगा 21,667, तो फिर कितना मिलेगा बताओ। बचा कितना है। 18 40,000 माइनस कितना है, 18,333। ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या बताओ। नो सर हम्म, चलो। अब सेकेंड ईयर में मुझे क्या, 40,000 प्लस 10, 40,000 प्लस 10,000, राइट। 40,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10,000, माइनस उसमें से ऑलरेडी मैंने डिफर कितना कर दिया, ऑलरेडी 21,667 डिफर करा, प्लस एडिशनल 18,333 डिफर कर दिया मैंने, यानी क्या अमोर्टाइज कर दिया। तो कितना बचेगा बताओ। 40,000 प्लस 10,000 माइनस 21,667 माइनस 18,333, तो कितना बचेगा यहाँ पे। 10,000 मेरा इसमें बच जाएगा, किसमें, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस में। थर्ड ईयर में बताओ, थर्ड ईयर में 40,000 मुझे फर्स्ट ईयर में मिला, सेकेंड ईयर में 10,000 मिला, थर्ड ईयर में 10,000 मिला, माइनस कर दूंगा 21,667 माइनस 18,333 ऑलरेडी अमोर्टाइज्ड, माइनस 20,000 यहाँ पे अमोर्टाइज कर दूंगा, तो देख लो यहाँ पे अमाउंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट क्या पे आएगा, जीरो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट पे मैंने कंसोलिडेटेड एंट्री किया, यहाँ पे एंट्रीज वैसा पूछे नहीं है क्वेश्चन में, बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है। तो फिर अगर ऐसा चाहो ऐसा कर सकते हो, या फिर ये नहीं तो फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो। 40,000 जो फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है, तो 40,000 मैंने डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, 40,000 डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर कर लिया, दिस इज फर्स्ट ईयर का। अब डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल में कितना डिफर कर दिया हमने। देखो क्वेश्चन में बोल रहा आंसर में 21,667 का, तो 21,667 चला जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो भी डिफरेंस है 40,000 माइनस 21,667, मेरे यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट केस में बैलेंस बचा है। सिंपल। देन नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा मैं। नेक्स्ट ईयर में भी सेम एंट्री, पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल या बैंक अकाउंट, कितना 10,000 टू गवर्नमेंट ग्रांट, रिकग्नाइज कर दूंगा 10,000, राइट। रिकग्नाइज करूंगा, और ये इसको मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट को ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में या डेफर्ड इनकम में, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट में से गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से हम कितना अमोर्टाइज करेंगे, 18,333, राइट। कितना, 18,333 टू पीएनएल,
18,333। ठीक है। अब बताओ मेरा पी इसमें डेफर्ड ग्रांट में कितना बैलेंस बचा था। ऑलरेडी मेरा डेफर्ड ग्रांट में यहाँ पे अगर देखूं मैं, ऑलरेडी मेरे पास कितना बचा था, 18,333, 18,333 बचा था, राइट। अब 10,000 ऐड हुआ, ये वाला 10,000, दिस वन, इसमें से लेस कर दूंगा 18,333, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी बचेगा वो मेरा बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट रहेगा। कितना बचेगा, ये 10,000, ये अमाउंट आ गया 10,000। यस सर। और लास्ट में, लास्ट वाला थर्ड ईयर वाला सेम, सेम बैंक में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज कर लेंगे। और बैंक में गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डेफर्ड ग्रांट पे ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इतना ही है। जर्नल एंट्रीज पूछा नहीं है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है जर्नल एंट्रीज, बस हमें यही वर्किंग करना था, ये वाला, यही वाला वर्किंग करना था। जर्नल एंट्रीज तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने। इज दैट क्लियर, बताओ। Yes, sir. पक्का, कोई भी डाउट नहीं है। No, sir. चलो, ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट पे कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, सिर्फ हमें वर्किंग पूछा है। ठीक है, वर्किंग समझ गया ना। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डिफिकल्टी होता है कहाँ पे, ये वाला पार्ट में। तो सिर्फ इतना समझ लो, फर्स्ट ईयर में मुझे 5,000, 40,000 मिल गया, राइट। सेकेंड 50,000 जो है ना, ये 40,000 प्लस 10,000 है, राइट। एंड ये जो है, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट है, उसमें से हमने जो अमाउंटाइज कर दिया ऑलरेडी, उसको लेस कर रहे हैं। चलो, वेरी गुड, समझ गया तो। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है देखते हैं ये। चलो हम कंसेप्ट में जाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया बताओ। मॉनेटरी एसेट का खत्म किया, मॉनेटरी मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट पे हमने खत्म कर दिया। रिलेटेड टू असेट में डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल असेट रिडक्शन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड खत्म कर लिया। फिर नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो फिर गवर्नमेंट विद कंडीशंस विदाउट कंडीशंस दोनों भी कर लिया हमने। फिर ग्रांट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम है, तो फिर उस केस में हमने देख लिया कि विद कंडीशन विदाउट कंडीशन, विद कंडीशन होगा तो फिर हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे, विदाउट कंडीशन है तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देख लिया। अब एडिशनल और एक क्या चीज है, अगर समझो कोई भी इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है फॉर लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी होगा, राइट। और वो लॉस मेकिंग कंपनी को हम मतलब उसको फिर रीबूस्ट करने हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ अमाउंट दे रहा है, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ रीबूस्ट करने उस पर्टिकुलर कंपनी को जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है ना, तो फिर इसके लिए कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं है इसमें, राइट। सिर्फ रीबूस्ट करने दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे इमीडिएटली। इफ एनी ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू लॉस मेकिंग एंटिटी फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, टू रिकवर फ्रॉम दी लॉसेस इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन रिसीट ऑफ सच ग्रांट जो है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में इमीडिएटली विदाउट एनी डेफरमेंट। यानी क्या, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे एज गवर्नमेंट ग्रांट। देन ठीक है, अगर सेटअप करने कोई भी मिल रहा है, ठीक है, मुझे बिजनेस सेटअप करने, मुझे क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। अगर बिजनेस सेटअप करने मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे सिंपली हम उसको भी पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे एज एन इनकम, ठीक है। इसको हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। इफ एनी गवर्नमेंट ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस, देन सच ग्रांट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एज एन इनकम। दिस टाइप्स ऑफ ग्रांट्स क्यों, क्योंकि न्यू न्यू बिजनेसेस जो है ना, स्टार्टअप्स बनाने के लिए यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज प्रमोट करने हम गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, ये देता है, ग्रांट देता है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स का, विच इज अदर देन कैश। क्या आएगा, सेकेंड सेकेंड वाला पार्ट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, समझ रहे हैं ना।
Yes. विच इज अदर देन कैश। यानी क्या सर, समझा नहीं। यहाँ पे समझो फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या है, फैक्ट्री बनाना है, कहाँ पे, बैकवर्ड एरियाज में, राइट। फैक्ट्री बनाना है बैकवर्ड एरिया में, और बैकवर्ड एरिया में मुझे कोई लैंड नहीं मिला। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लैंड दे दिया मुझे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड दे दिया। अब जब गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया मुझे, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, सिनेरियोस, नॉर्मली दो सिनेरियोस। एक, गवर्नमेंट लैंड जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे रहा है, राइट। लैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अदरवाइज मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो पीपी लिमिटेड है यहाँ पे, ये डेवलप करना चाह रहा है, डेवलप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, फैक्ट्री डेवलप करना चाह रहा है इन द बैकवर्ड एरियाज। जब फैक्ट्री डेवलप करना चाह रहा है तो गवर्नमेंट इम्प्रेस हो गया। गवर्नमेंट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस न को, गवर्नमेंट इम्प्रेस हो गया और ग्रांट प्रोवाइड कर दिया। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, अब दिस लैंड, ये जो लैंड है ना, ये लैंड, दिस इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट, बराबर है ना। ये जो ग्रांट है, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। ये कैश पे नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ इन काइंड मिल रहा है, इन काइंड मिल रहा है। तो जब नॉन मॉनेटरी ग्रांट मुझे मिल रहा है, तो फिर इस केस में नॉर्मली दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या केसेस हो सकते, दो केसेस। या तो कुछ इनिशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना। समझो लैंड है मेरा 1 लाख का, और मैं 10,000 पे कर रहा हूँ, कुछ नॉमिनल वैल्यू पे कर रहा हूँ। ठीक है, और या तो कुछ नहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो पे कर रहा हूँ, कुछ ना पे कर रहा हूँ, कुछ तो पे कर रहा हूँ ना। तो फिर इस केस में रिकग्निशन जो है ना, दो मेथड अलाउ करता है इंड एस 20। क्या, वन इज फेयर वैल्यू मेथड एंड अदर वन इज नॉमिनल वैल्यू मेथड। ठीक, वन इज फेयर वैल्यू मेथड, अदर वन इज नॉमिनल वैल्यू मेथड। अब ये दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे समझो लैंड इज अ गवर्नमेंट ग्रांट, लैंड ही है ना गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट लैंड ही है। और इसका जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू इज रुपीज 10 lakhs, एंड यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पेड बाय पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड जो पे कर रहा है, वो कितना पे कर रहा है, समझो 1 लाख रुपए पे कर रहा है, राइट। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीज पे कर रहा है। तो फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू मेथड में विल व्हाट विल डू, सिंपली सिंपली क्या करेंगे, ये जो लैंड है ना, लैंड को हम फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे, और इन दोनों की जो डिफरेंस है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फेयर वैल्यू के बेसिस में लैंड रिकग्नाइज करेंगे, राइट। और इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, वो क्या करेंगे हम, एज अ गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करेंगे। देखो पहला मेथड होगा फेयर वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड asset and the grant are recognized at fair value में recognize होगा। then amortize the grant in the ratio of depreciation over the useful life। जो भी ग्रांट है उसको amortize करेंगे over the useful life of the asset। अच्छा यहाँ पे ही बता देते हो ना, तो यहाँ पे ग्रांट अमाउंट कितना होगा बताओ। ग्रांट इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख माइनस रुपीज 1 लाख। 1 लाख मैं नॉमिनली पे कर रहा हूँ, सिंपली पे कर रहा हूँ, क्यों, मुझे असेट एक्वायर करना है। तो 9 लाख, 9 लाख विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, 9 लाख विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसका जनरली क्या रहेगा, असेट आ रहा है उसके बिजनेस में, असेट अकाउंट डेबिट, यानी क्या, लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट रुपीज 10 लाख। ठीक है, तो बैंक से पे कर रही है, कितना बैंक पे कर रहा है बताओ, 1 लाख रुपए पे कर रहा है, और गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज होगा डिफरेंस का, 9 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज होगा। ये मेरा इनिशियल फर्स्ट ईयर का एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, इसको क्या करूंगा, मैं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा टू
डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 9 lakhs। इसके आगे का अकाउंटिंग तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे चला गया, तो फिर आगे का जो है ना, सिमिलर टू amortization method in case of नॉन डिप्रिशिएबल एसेट या डिप्रिशिएबल एसेट जो भी है। यानी नहीं समझा सर क्या? इसके आगे का अकाउंट सेम होगा क्या? मुझे देखना पड़ेगा असेट कौन से बेसिस में क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। समझो डिप्रिशिएबल असेट का केस है, तो डिप्रिशिएबल असेट का केस है, यहाँ पे लैंड है, तो लैंड का इसमें केस में डिप्रिशिएशन नहीं होगा, राइट। लैंड के केसेस में डिप्रिशिएबल डिप्रिशिएशन नहीं होगा। बस यहाँ पे ओवर द यूजफुल लाइफ हम गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करेंगे, डेफर कर देंगे। ठीक है, जितने साल हम सोच रहे हो उतने साल डेफर कर देंगे। अदरवाइज अगर डिप्रिशिएबल है तो फिर डिप्रिशिएबल असेट के केस में यूजफुल लाइफ होगा, और उस यूजफुल लाइफ में मुझे देखना पड़ेगा डिप्रिशिएशन मेथड क्या है, एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी है। अगर एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो फिर एसएलएम के बेसिस पे मैं गवर्नमेंट ग्रांट को भी डेफर कर दूंगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करता चलूंगा, अमोर्टाइज करूंगा। देन नेक्स्ट अगर डब्ल्यूडीवी है तो डब्ल्यूडीवी के बेसिस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसको अमोर्टाइज कर देंगे। सिंपल फेयर वैल्यू मेथड समझा। देन अदर वन इज नॉमिनल मेथड। नॉमिनल मेथड में क्या करेंगे, नॉमिनल मेथड में कुछ नहीं, सिंपल। मैं कितना पे कर रहा हूँ यहाँ पे, पेड रुपीज 1 लाख, 1 लाख पे कर रहा हूँ, तो सिंपली 1 लाख के बेसिस में मैं रिकग्नाइज करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 1 लाख और 1 लाख, बस। और कुछ भी नहीं दिखाएंगे हम। ठीक है, 1 लाख मिल रहा है, डायरेक्टली नॉमिनल मेथड में दिखा देंगे। देखो, अंडर द नॉर्मल मेथड, अंडर दिस मेथड द असेट आर recognized एट द एक्विजिशन प्राइस डायरेक्टली। डायरेक्टली हम एक्विजिशन प्राइस में दिखा देंगे। ठीक है, कंसेशन प्राइस में द नॉमिनल अमाउंट दैट द एंटिटी हैज टू पे टू द गवर्नमेंट टू एक्वायर द असेट, एंड इन केस द असेट इज रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर उस केस में उसका जो है ना वैल्यू जो है नील रहेगा। तो फिर हम हमारे बुक्स में क्या एंट्री, नील रहेगा वैल्यू, तो फिर बुक्स में क्या एंट्री दिखाएंगे, नील दिखाएंगे। एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो असेट अकाउंट टू बैंक डायरेक्टली इतना दिखा देंगे, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट का रिकग्निशन का कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, समझा ये चीज? नॉन मॉनेटरी ग्रांट वाला पार्ट समझा? बोलो, कुछ यस। डाउट है इसमें? नो। फिर से एक बार बताता हूँ, सुन लो। नॉन मॉनेटरी ग्रांट यानी क्या, मुझे अदर देन कैश मुझे ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, अदर देन कैश यानी समझो लैंड मिल गया, या फिर प्लांट एंड मशीनरी मिल गया गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट का असिस्टेंस रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, गवर्नमेंट नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है। ठीक है, जब नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ग्रांट के केसेस में दो हम फॉलो करते हैं नॉर्मली, फेयर वैल्यू मेथड, नॉमिनल मेथड। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड है, तो फिर हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू के बेसिस में वैल्यू करेंगे। समझो लैंड जो है, यहाँ पे एग्जांपल लिया था, लैंड 10 lakhs का है, तो 10 lakhs का हम रिकग्नाइज करेंगे, और जो भी नॉमिनल वैल्यू पे कर रहे हैं, जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको लेस करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा वो मेरा गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा। उस गवर्नमेंट ग्रांट को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा मेरे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, और ओवर द यूजफुल लाइफ हम क्या करेंगे, उसको डेफर करते जाएंगे, यानी अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल में। ये मेरा फेयर वैल्यू मेथड है। देखो, असेट अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू ऑफ द जो भी असेट रहेगा मेरा, नॉन मॉनेटरी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी असेट टू बैंक एंड टू डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, देन सेकेंड नॉमिनल वैल्यू मेथड, यानी जितना भी अमाउंट पे कर रहा हूँ उतना वैल्यू मेरा असेट में रिकग्नाइज करेगा, दैट इज असेट टू बैंक अकाउंट करके डायरेक्टली रिकग्नाइज करूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का कोई भी जिक्र नहीं होगा। देन क्या है, सिमिलरली हम किसके लिए, नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए ही ले लेंगे। ये डेप्रिशिएबल असेट का था ना, हाँ डेप्रिशिएबल असेट का था, तो फिर यहाँ पे एग्जांपल ही मैंने नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिया क्या? हाँ, यहाँ पे डेप्रिशिएबल असेट का लेने था, नॉन डेप्रिशिएबल ले लिया, तो फिर अकाउंटिंग तो सेम है दोनों के केस में, अकाउंटिंग दोनों के केस में सेम है। तो यहाँ पे भी मुझे देखना पड़ेगा, नॉन मॉनेटरी नॉन डेप्रिशिएबल असेट के केस में विद कंडीशन है, विदाउट कंडीशन है। ठीक है, नॉन डेप्रिशिएबल के केस में देखना पड़ेगा विद कंडीशंस है या विदाउट कंडीशंस है। विद कंडीशंस है तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे, और उसको डेफर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर लाइफ। ठीक है, अगर नॉन विदाउट कंडीशन है, डायरेक्टली उसको पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। सिंपल। तो फिर यहाँ पे नॉन डेप्रिशिएबल के केस में दो चीजें, अगर कंडीशनल है, कंडीशनल है तो हमें देखेंगे कि फेयर वैल्यू मेथड है या फिर नॉमिनल है। ठीक है,
हम देखेंगे फेयर वैल्यू है या नॉमिनल है। फेयर वैल्यू है तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे कि फेयर वैल्यू कितना है, इसका कितना अमाउंट पे कर रहा है, नॉमिनल वैल्यू पे कर रहा है, और डेफर्ड ग्रांट में कितना ट्रांसफर करना है वो देखेंगे। और उसके बाद उसको डेफर करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। अगर नहीं है, अनकंडीशनल है, तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे। इसको डायरेक्टली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर दूं क्योंकि तुम्हें समझ में भी डिफिकल्टी होगा। ये समझो प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो फिर यहाँ पे अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन मेथड के बेसिस में होगा। इन केस नॉन डिप्रिशिएबल असेट है, समझो नॉन डिप्रिशिएबल असेट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में देखेंगे कंडीशनल है या नॉन कंडीशनल है। नॉन कंडीशनल है तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। कंडीशनल है तो देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू मेथड या नॉमिनल मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में क्या देखेंगे, हम फेयर वैल्यू रिकग्नाइज करेंगे, जो भी असेट है फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकग्नाइज करेंगे। रिकग्नाइज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। एंड नॉमिनल मेथड है तो फिर उस केस में डायरेक्टली असेट को रिकग्नाइज करेंगे, डायरेक्टली उसमें गवर्नमेंट ग्रांट कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली असेट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, सिंपल, समझा। यस सर। पक्का। यहाँ पे दो हाँ। अलग अलग चीजें हैं। एक डिप्रिशिएबल वाला पार्ट है, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने लैंड ले लिया ना, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसके लिए बता रहा हूँ। डिप्रिशिएबल वाला पार्ट अलग है, नॉन डिप्रिशिएबल पार्ट वाला अलग है। राइट। डिप्रिशिएबल वाला पार्ट में हम देखेंगे नॉर्मली फेयर वैल्यू मेथड और नॉमिनल मेथड देखेंगे, और उसके हिसाब से हम करेंगे। फेयर वैल्यू मेथड में यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट आएगा, नॉमिनल में डेफर्ड ग्रांट नहीं आएगा, फेयर वैल्यू मेथड में ही डेफर्ड ग्रांट आएगा। देन नॉन डेप्रिशिएबल के केस में यहाँ पे मुझे कंडीशनल है, नॉन कंडीशनल है, अनकंडीशनल, ये देखना पड़ेगा, कंडीशनल है या नॉन कंडीशनल है देखना पड़ेगा। कंडीशनल है तो फिर सेम अपना फेयर वैल्यू मेथड है या नॉमिनल मेथड है। फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि मेरा डेफर्ड ग्रांट कितना बन, सॉरी ग्रांट कितना बन रहा है, और ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करेगा, और अनकंडीशनल तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। चलो यहाँ तक क्लियर होगा तो वेल एंड गुड, 5 मिनट बचा है सिर्फ, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देख लेना। डन सर। डन। ABC Limited has received the following grants from the government of Delhi for its newly started pharmaceutical business. चलो, सबसे पहला क्या ग्रांट मिला है, 20 lakhs received for immediate startup of business without any condition। बताओ कहाँ पे जाएगा ये, विदाउट एनी पीएनएल। कंडीशन मिला है, तो पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे, सिंपल। Then 50 lakhs received for the research and development of drugs during the treatment of, sorry, required for the treatment of cardiovascular disease with the following condition। क्या conditions है, the drug should be available to the public 20% cheaper from the current market price। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, the drug should be in accordance with the quality prescribed by the World Health Organization। तो दो कंडीशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया। तो बताओ यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, इतने सालों के लिए है, इतना है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे रिकग्नाइज करेंगे एंड अमोर्टाइज कर देंगे ओवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में।
ठीक है। यहाँ पे कितने साल वो नहीं दिया है, तो फिर हम डायरेक्टली इतना ही अज्यूम करेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने साल चलेगा, उतना साल तक ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको क्या करेंगे, हम डिफर करेंगे। सिंपल। चलो आगे देखते हैं। 2 acres ऑफ लैंड, फेयर वैल्यू 10 lakhs, रिसीव्ड फॉर द सेटअप ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं, 10 lakhs का फेयर वैल्यू है, रिसीव्ड फॉर द सेटअप ऑफ लैंड। बताओ इस केस में क्या करेंगे। ये फिफ्टी P&L लैक्स एक मिनट, adjust कर लो। 50 lakhs वाला सही है ना। एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो। हम्म। फेयर वैल्यू 10 lakhs है तो उसका डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट में डाल देंगे। ओके। और हम्म। सिंपली यहाँ पे सिंपली इतना बोला है। क्वेश्चन क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन सही है ना। 10 lakhs रिसीव्ड, बरोबर है। सिंपली क्वेश्चन में यही बोला है कि मुझे 2 acres ऑफ लैंड मिला है, रिसीव फॉर द सेटअप ऑफ प्लांट। ये क्या है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट है ना। हाँ। बरोबर। तो फिर यहाँ पे दो केस हो गए। हम अगर फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, राइट, फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ पेमेंट किया होगा तो गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे, एंड उसको जितना भी साल है डेवलपमेंट ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड हम क्या करेंगे, फॉर सेटअप ऑफ प्लांट है ना, जब तक प्लांट कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक डिफर कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू है, अगर नॉमिनल वैल्यू के लिए कुछ पैसा पे नहीं किया तो फिर कुछ जर्नल एंट्री नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिस्क्लोजर में दे देंगे कि हमें ये मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कुछ पे किया होगा तो फिर उस केस में हम जो भी पे किया है ना उसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे, रिकग्नाइज कर देंगे असेट टू बैंक अकाउंट, बस सिंपल। ठीक है। चलो आगे एक और क्या है, लेस देन 1 मिनट बचा है। न्यू सेशन क्रिएट करना है क्या, 1 मिनट से लेस बचा है, मतलब लेस देन 1 मिनट है, बस ये क्वेश्चन के लिए क्रिएट करते हैं। ओके सर। चलो, कहाँ थे हम। हाँ, एकर्स, 2 एकर्स ऑफ लैंड में थे ना। ये सिंपली हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू बेसिस में या नॉमिनल बेसिस में, दोनों में भी मेथड अलाउड है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर फेयर वैल्यू बेसिस में तो फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नॉमिनल वैल्यू में रिकग्नाइज कर लेंगे। चलो आगे क्या है। 2 lakhs रिसीव्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी 10 lakhs, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 years, डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी टू बी चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये बताओ ये क्या करेंगे, ये तो ईजी है, बहुत ईजी है। वो दो मेथड है, उसके कॉस्ट में से रिड्यूस कर सकते हैं, हम्म। नहीं तो फिर डेफर्ड रेवेन्यू में करके अमोर्टाइज कर सकते हैं फॉर 5 years। ओके वेरी गुड। सिंपल है यहाँ पे, सिंपल। क्या दो मेथड है ना, असेट रिडक्शन मेथड और मेरा अमोर्टाइजेशन। या तो रिड्यूस कर लूंगा या तो फिर मैं अमोर्टाइज करूंगा, अमोर्टाइज इन द सेंस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करके ओवर द यूजफुल लाइफ हम क्या कर सकते हैं, उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहला ABC Limited should recognize the grants in the following manner. 20 lakhs have been received for the immediate startup of business. This should be recognized in the statement of profit and loss account immediately as there is no condition attached to the grant. कोई भी condition attached नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम recognize कर लेंगे। 50 lakhs should be recognized in profit and loss account on the systematic basis over the period which the entity recognized as an expenses in related cost for which the grant are intended to compensate, provide that there is a reasonable assurance that ABC Limited will comply with the condition attached to the grant। ये क्या है, रिसर्च वाला है, बरोबर। रिसर्च यहाँ पे सिस्टमैटिक बेसिस में अमोर्टाइज कर देंगे यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये नहीं दिया है ना, नंबर ऑफ ईयर्स कुछ नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि दो कंडीशंस दिया है और दो कंडीशंस को हमें कंप्लाई करना है और इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है, तो उसके लिए हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे और सिस्टमैटिकली उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है। लैंड वाला पार्ट देख लो। लैंड क्या है, लैंड शुड बी recognized at the fair value of 10 lakhs and the government grant should be presented in the balance sheet by setting up the grant as a deferred income। पहला मेथड फेयर वैल्यू मेथड से किया तो वैसे कर सकते हैं हम। अल्टरनेटिवली डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या फिर गाग जो भी लैंड है लैंड के कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं। इन द गिवन केस लैंड जो है ना कोई भी कॉस्ट पे रिकग्नाइज नहीं किया तो फिर उसके लिए इट विल बी प्रेजेंटेड इन द नॉमिनल वैल्यू, यानी क्या, कोई भी कॉस्ट पे नहीं किया यानी
क्वेश्चन साइलेंट है, राइट, क्वेश्चन साइलेंट है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू मेथड में हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, सिंपल। एंड थर्ड वाला, यहाँ पे दो मेथड है, 2 लाख शुड बी रिकग्नाइज एज deferred इनकम एंड विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कितना, 2 लाख 5 साल के लिए, 40,000 एवरी ईयर शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच 5 years। अल्टरनेटिवली 2 lakhs क्या कर सकते हैं हम, डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है, ये बताओ। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसके लिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व करते हैं हम राइटिंग में। नो सर, क्लियर है। क्लीन रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेना फटाफट, और इसके बाद एंड कर लेते क्लास। ये ई वाला है, दिस वन इज डिफरेंट। डन सर। डन। चलो एक एक रीड करते हैं। हाउ विल यू recognize एंड प्रेजेंट द ग्रांट्स received from the government in the following cases as per India's 20? India's 20 के हिसाब से हमें बताना है क्या क्या करना है। A limited received 1 acre of land to set up a plant in the backward area, fair value 12 लाख है, and acquired by the government, and acquired value by government is 8 लाख। तो बताओ, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट पे क्या करेंगे हम, नॉन मॉनेटरी ग्रांट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया है, और उसका एक्विजिशन वैल्यू भी दिया है, राइट। तो फिर मुझे फेयर वैल्यू में दिया है, तो फिर या तो नॉमिनल वैल्यू या तो फेयर वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया है, तो फिर हम फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे। देखो, द लैंड and the government grant should be recognized by A Limited at the fair value of 12 lakhs, and this government grant should be presented in the books as a deferred income। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है लग रहा ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो ये है, इसको मैं देख के करेक्ट करता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 12 लाख एंड एक्वायर्ड वैल्यू बाय द गवर्नमेंट इज 8 लाख, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, दिस वन, ठीक है। और आंसर में देखे तो फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू इज 12 लाख, लैंड एंड गवर्नमेंट 12 लाख, एंड दिस गवर्नमेंट डेफर्ड इनका भी अमाउंट नहीं बताया, यहाँ पे डेफर्ड इनकम नॉर्मली 4 lakhs होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो वो छोड़ दो, आगे देखेंगे। मैं करेक्ट कर लेता हूँ वो क्वेश्चन। बी लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप ऑफ अ प्लांट एट द कंसेशनल रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। ये वाला जो है ना, फॉरगिवेबल लोन करके एक कंसेप्ट देखने वाले हम, नेक्स्ट कंसेप्ट वही है, ठीक है। उस केस में हम क्या देखते हैं, नॉर्मली मार्केट में एक पर्टिकुलर रेट चलता रहता है, समझो 10%, और गवर्नमेंट से मुझे लोन मिलता है एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो 5% का जो गैप है, ठीक है, 5% का जो सेविंग्स है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ग्रांट, बरोबर ना। मार्केट में मुझे 10% मिल रहा, अब मुझे नॉर्मली भाई 10% से मुझे बोरो करना पड़ता, बट गवर्नमेंट मुझे 5% के रेट से ही दे रहा है ना, तो 5% विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट 5% के रेट से रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है।
जो डिफरेंस अमाउंट है उसको रिकग्नाइज करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। बी लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25 lakhs फॉर इमीडिएट सेटअप ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन। ये तो पता ही है, बताओ क्या करेंगे। बी लिमिटेड ने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया विदाउट एनी कंडीशन, तो उस केस में क्या करेंगे हम। ट्रांसफर टू पीएनएल। वेरी गुड। ठीक है, डी वाला क्या है देखो। एस लिमिटेड रिसीव्ड 10 lakhs फॉर द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी costing 80 lakhs. Useful life of machinery is 10 years. Depreciation on this method is to be charged on a straight line basis. ये भी बताया, बताओ क्या करेंगे इसमें। हमारे पास दो मेथड है, कौन सा दो मेथड है। असेट रिडक्शन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड। रिडक्शन, हाँ। वेरी गुड। देखो, परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हैं यहाँ पे, मशीनरी असेट यूज, असेट परचेज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड मुझे क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। तो 80 lakhs में से 10 lakhs रिड्यूस कर सकता हूँ फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में 80 lakhs कुछ चेंज नहीं आएगा, बट 10 lakhs, सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर करूंगा, और बेस्ड ऑन स्ट्रीट लाइन मेथड, स्ट्रीट लाइन बेसिस इसको डेफर करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ। ओवर द यूजफुल लाइफ कितना है, 10 years है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे 10 years डिवाइडेड बाई 10 year, 10 years, सॉरी 10 lakhs डिवाइडेड बाई 10 years, तो 1 year रुपीज 1 lakh, 1 lakh पीएनएल में अमोर्टाइज करूंगा एवरी ईयर। ठीक है। देन लास्ट क्या है, गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 25 lakhs to you limited for the research and development of medicine of breast cancer. Even though similar medicines are available in the market in expensive way, the company is to ensure that developing the manufacturing process over the 2 years, 2 साल में डेवलप करेगा, and the cost comes down at least 50%। यानी यहाँ पे मुझे क्या है, मेडिसिन डेवलप करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, और डेवलपमेंट प्रोसेस 2 साल लेगा। ठीक है, तो फिर डेवलपमेंट प्रोसेस 2 साल लेगा, तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी हम क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर करेंगे और 2 साल में रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक। ये सिर्फ ऊपर ऊपर क्वेश्चन देख लिया हमने, एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसका मेन आंसर देख लेते हैं फटाफट, देख लो। सेकंड वाला, इंड एस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस लोन एट द कंसेशनल रेट, ये पढ़ लेंगे अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट यही है, तो ये देखेंगे, ये अभी रीड करने की जरूरत नहीं है। 25 lakhs has been received by D for immediate startup of business. Since the grant is given to provide immediate financial support to an entity, it should be recognized in the statement of profit and loss account immediately with the disclosure to ensure that the effect is clearly understood. ठीक है, डायरेक्टली पीएनएल में इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। देन फोर्थ डी वाला क्या था, डी वाला मशीनरी वाला पार्ट। मशीनरी वाला पार्ट सिंपली क्या करेंगे हम, डेफर्ड इनकम में रिकग्नाइज करेंगे एंड ट्रांसफर दी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन एसएलएम बेसिस। अल्टरनेटिवली यहाँ पे क्या कर सकते थे हम, अल्टरनेटिवली रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। लास्ट वाला जो था, लास्ट क्या था, लास्ट वाला अपना गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन मेडिसिन। तो मेडिसिन 2 साल के लिए डेवलप होगा, द एंटायर 25 लाख शुड बी रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली एज डेफर्ड इनकम एंड चार्ज टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल में क्या होगा, डेफर होगा ओवर द 2 years। In the related cost for which the grants are intended to compensate, provide that there is a reasonable assurance that you will comply with the condition attached to it। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट बचा है, दैट इज फॉरगिवेबल लोन्स। फॉरगिवेबल लोन्स एक अच्छा कंसेप्ट है, वो होने के बाद देन जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे, देन इंड एस 20 विल बी ओवर। सिंपल। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।